दिल का एतबार क्या कीजिए। दोस्तों, मुझे पता है मेरा आवाज़ इतना सुरीला नहीं है जो मैं ये गाना आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आज हम बात करने वाले हैं दिल के बारे में, मन के बारे में। क्या होता है मन, क्या इम्पोर्टेंस है मन की, और किस तरह मन को जीता जा सकता है। क्या है आयुर्वेद के अनुसार मन, आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मन के बारे में। हम आयुर्वेदाचार्य, जो भी हमारे वैद्यगण हैं या भी जो भी डॉक्टर्स हैं, वो जब चिकित्सा करते हैं किसी भी पेशेंट की, तो इसमें मन की क्या महत्व है। मैंने हमारे इंट्रोडक्शन में कहा था मन को कैसा जीता जाए। दोस्तों, इसी मन के बारे में आज हम इस चर्चा करने वाले हैं। मन, ऐसा कहा जाता है कि जिसने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन सही में हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, रोज़मर्रा की ट्रीटमेंट में, रोज़मर्रा की चिकित्सा व्यवसाय में मन को कितना महत्व देते हैं, इस बारे में मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ और सोचा कि आप सभी लोगों से चर्चा की जाए और आप सभी लोगों से इस पर ओपिनियन लिया जाए। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं आयुर्वेद महर्षि चरक के मतों से। आचार्य चरक ने चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 में ही मन के बारे में काफ़ी ऊहापोह किया है। शरीर के बारे में वो ऊहापोह किया है, चिकित्सा सूत्र दिया है। तो इस मन के बारे में आचार्य चरक ने जब एक्सप्लेन किया है तो उन्होंने पहला उल्लेख किया है पुरुष का, जीवात्मा का, जिसे जीवात्मा या जीवंत पुरुष हम कहते हैं। तो दोस्तों, इस जीवंत पुरुष, जो कि आयुर्वेद और चेतना का अर्थ जिसे बताया गया है, जिसका अधिष्ठान बताया गया है, यानी हम चिकित्सा सिर्फ जीवात्मा पे ही कर सकते हैं, जिसमें सारे इंद्रिय, मन और चेतना है। तो इसलिए चरक ने त्रिदंडात्मक या त्रिदंड युक्त पुरुष की व्याख्या, जीवात्मा की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने 3 दंडों के स्वरूप में सत्व, आत्मा और शरीर का उल्लेख किया है। सत्व के बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे, पर पहले हम आते हैं आत्मा पर। जब आचार्य चरक ने आत्मा के बारे में बताया गया है, तो आत्मा का उल्लेख काफी ग्रंथों में 16 विकार और 8 प्रकृति, ऐसे 24 गुणों से युक्त आत्मा का उल्लेख किया हुआ है। उसी के साथ शरीर का जब उल्लेख आता है, तो इस शरीर में पंचमहाभूत और उसके साथ 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ऐसे 5 इंद्रिय और पंचभूत, चेतना इत्यादि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग, जिसमें अहंकार भी है, जिसमें चेतना भी है, ऐसे उल्लेख शरीर का किया गया है। और इन तीनों का जब संयोग होता है, सत्व, आत्मा और शरीर, तो एक जीवात्मा तैयार होता है, जो कि त्रिदंडात्मक पुरुष कहा गया है। और इस त्रिदंडात्मक पुरुष चेतना का और आयुर्वेद का आधार है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं कि इस त्रिदंडात्मक पुरुष में या इस जीवात्मा में बीमारियां कब पैदा होती है, डिसीजेस कब आती है, कब हम बीमार होते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर चरक ने ही दिया हुआ है इसी अध्याय के आगे के पार्ट में, कि काल, बुद्धि और इंद्रिय, इनके अतियोग या अयोग या फिर मिथ्या योग, इसके कारण ये त्रिदंडात्मक पुरुष में विकृति आती है, बीमारी आती है, जिसे हम डिसीज या इलनेस कहते हैं। सो डिसीज का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ ईज, यानी अब्सेंस, जब हमारी बॉडी में जो इजीनेस है, जो नॉर्मल है, वो जब बिगड़ जाता है तो उसे डिसीज या इलनेस कहते हैं। तो ये इलनेस आता है काल, बुद्धि और इंद्रिय, इनके अयोग। अयोग का मतलब इसका कम वापर होना, कम यूज होना, या अति योग, बहुत ज़्यादा यूज होना इंद्रियों का, बुद्धि का या काल का, एवं शरीर एवं मानस दोष उत्पन्न होते हैं इन्हीं 3 कारणों से। दोस्तों, इस त्रिदंडात्मक पुरुष में इन 3 कारणों की वजह अलावा कोई बड़ा कारण या कोई अलग कारण नहीं बताया गया है।
आप कोई भी कारण आप इसे कर लो, आप इन तीनों के बाहर नहीं जाओगे। इसके अलावा या इसी से जुड़ा हुई एक आगे का विधान भी इसी श्लोक में आया है कि प्रज्ञापराध के अधीन होकर इंद्रियों का जो मिथ्या योग सेवन होता है उसकी वजह से ये डिसीज होते हैं, है ना। इसका मतलब इन्हीं तीन दोषों में से अगर प्रज्ञापराध के फॉर एग्जाम्पल हमको पता होता है, इसका एक उदाहरण मैं दूंगा सामान्य जनता के लिए, हमारे वैद्यगण तो समझ ही जाएंगे कि अगर हमें पता है कि टीवी बहुत देर तक नहीं देखनी चाहिए, मगर हम बहुत देर तक टीवी देखते हैं, हमें पता है, हमारी प्रज्ञा कह रही है कि टीवी नहीं देखना चाहिए, पर फिर भी हम बहुत देर तक टीवी देखते हैं, ये हो गया प्रज्ञा अपराध। और इस प्रज्ञा अपराध के अधीन होकर हम अतियोग कर रहे हैं हमारे इंद्रियों का, हमारे ज्ञानेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय या हमारी आँखों का। हमारी आँखों का अतियोग हो रहा है तो हमारी आँखों में डिसीज हो जाएगा, कोई भी रोग हो जाएगा, उसका कोई हमें आँखों से संबंधित बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो कि हमें पता है बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर पे गाने नहीं सुनने चाहिए, मगर हम फिर भी सुन रहे हैं, तो हम प्रज्ञापराध करके हमारे कर्णेंद्रिय का अतियोग कर रहे हैं, तो हमें कर्ण से संबंधित बीमारी होगी। ऐसे ही सभी बातों से हमें बीमारियां होती हैं। ये तीन प्रमुख कारण आयुर्वेद में आचार्य चरक ने बताए गए हैं। अब इन सारी बातों में मन कहाँ से आया, क्योंकि हमने बात तो शुरू की थी मन की और हम चले गए बीमारियों की तरफ, मगर इन सारी प्रोसेस में मन ये कहाँ रुकता है, ये कहाँ आता है। तो दोस्तों, मन के बारे में आयुर्वेद में काफ़ी जगह काफ़ी उहापोह किया गया है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सिंप्लीफाई उसे करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा कि 16 विकार और 8 प्रकृति तो आत्मा की होती है। 16 विकार और 8 प्रकृति तो आत्मा की होती है, लेकिन बहुत बार इनको मन से जोड़ दिया जाता है। प्रकृति का मतलब या विकारों का मतलब मैं हमारे बाकी सारे दोस्तों के लिए शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो भी हम में भावनाएं होती हैं, लोभ, मत्सर, आत्मीयता वगैरह, ये सारी जो आती है ये प्रकृति और विकारों में आता है। हमें लगता है कि ये मन के गुण है, मन से हो रहा है। हम कहते भी हैं कि मैं दिल से प्यार करता हूँ, मगर मन से प्यार करता हूँ, मगर आयुर्वेद के अनुसार ये सारे जो गुण ये सारे जो विकार या प्रकृति है, ये प्रकृति आत्मा की है, ना कि मन की। मन तो बस उसका वाहक है, मन तो बस आत्मा का सारथी है। ऐसा समझ लीजिए कि आत्मा ये एक कर्म है, आत्मा एक कार्मुक है, आत्मा ही कर्म करती है। आत्मा अर्जुन है तो मन कृष्ण है। इसी प्रकार हम मन के बारे में और शरीर के बारे में थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं करना चाहता हूँ कि अभी तक का जो हमने ये किया, इसे मैं 4 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला भाग हो गया आत्मा, फिर उससे जुड़ी बात है मन, फिर इंद्रिय और शरीर। क्योंकि पहले हमने कहा था कि शरीर जो है वो इंद्रियों और पंचमहाभूत और बाकी घटकों से बना है। इसका मतलब आपके शरीर को जो भी चाहिए आप आपके 10 इंद्रियों से करते हैं। इन 10 इंद्रियों को हमने 2 भाग में बांटा है। आयुर्वेद में 2 भाग में इसको बांटा है। एक होता है कर्मेंद्रिय, एक होता है ज्ञानेंद्रिय, जिसको मॉडर्न साइंस में हम सेंसरी और मोटर ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जिसको कहा गया है नर्वस सिस्टम में, वैसे ही हमारे सेंसरी ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स, ऐसे 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय है और 5 हमारे कर्मेंद्रिय है। इसका मतलब 5 से हम ज्ञान हासिल करते हैं और 5 कर्मेंद्रिय से हम अलग अलग कर्म करते हैं। तो दोस्तों, इन सारे शरीर, ये हमारा शरीर इन कर्मेंद्रियों के बगैर अधूरा है। दोस्तों, अब क्या होता है कि एखादा कर्म जब होता है
तो इसमें वो इंद्रियों द्वारा होता है, फिर इन इंद्रियों का संयोग मन से होके वो आत्मा तक पहुंचती है और फिर वहां विकार या प्रकृति उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब हम इसको और आगे जाके इन 4 पार्ट को, आत्मा, मन, इंद्रिय और शरीर, इनको हम और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक संवेदनशील और एक असंवेदनशील। दोस्तों, हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने से कुछ चीज चली जाती है, कोई ऐसा पास ऑन हो जाता है और हमें पता ही नहीं लगता, कुछ आवाज देते हैं हमें सुना ही नहीं देता, जबकि हमारे कान खुले हैं, आँख खुले, लेकिन ये इंद्रियों ने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि इसमें मन का सहयोग नहीं हुआ था, इसलिए आत्मा तक विकार ही नहीं पहुंचा और हमने ये नहीं किया। इसको आयुर्वेद में हम अगली बार शायद इसके बारे में बात करें विस्तार, वैसे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इसको आयुर्वेद में ज्ञान ग्रहण की 3 स्टेजेस में भी डिवाइड किया है, जिसको हम धी, ध्रुति और स्मृति कहते हैं। धी मतलब धारण करना, ध्रुति मतलब उसे एनालिसिस करना, उसका अवलोकन करना, और स्मृति मतलब उसे स्टोर करना, दिमाग में स्टोर करना। ये हुआ ही नहीं क्योंकि इंद्रिय और मन का संयोग ही नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि इंद्रिय और मन का संयोग नहीं होता है तो वो बात आत्मा तक नहीं पहुंचती और उसका रिफ्लेक्शन शरीर तक नहीं जाता। हमने जो ये 4 लोगों को बांटा था, 4 पार्ट को बांटा था, एक साइड में है हमारे आत्मा और मन जो कि संवेदनशील है। जिस संवेदनशील यानी इन पे असर होने के बाद यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन आता है और वो रिफ्लेक्शन पड़ता है फिर हमारे असंवेदनशील पार्ट पे। असंवेदनशील है इंद्रिय हमारे और हमारा शरीर। दोस्तों, असंवेदनशील में इसलिए कह रहा हूं कि जब तक उसमें आत्मा और मन का सहयोग नहीं होगा, इंद्रिय अर्थ पूर्ण नहीं होगा और शरीर पे उसका कोई परिणाम नहीं होगा। और आज के वीडियो का सबसे बड़ा सार यही है, मेरी सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक आपका मन स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। जब तक आपके इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों की जो नॉलेज सही ढंग से मन तक नहीं पहुंचेगी, मन उसे आत्मा तक नहीं पहुंचाएगा, तो जिस तरीके से आप इंद्रिय अर्थ का या आपकी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से उसका संवहन, उसका जो नॉलेज है वो मन तक जाएगा और मन से आत्मा तक जाएगा और वो बीमारी। अगर आप यहाँ पे निगेटिव या गलत तरीके से आपकी इंद्रिय यूज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट मन पे गलत ही होगा और वो आत्मा तक गलत ही जाएगा और उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा शरीर पे वो भी गलत ही आएगा। इन शॉर्ट, हमेशा से कहा जाता है कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। बट एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपका शरीर बीमार है, अगर आपका इंद्रिय अर्थ निगेटिव या बुरा है, तो मानस विकार निगेटिव ही रहेंगे। मन आत्मा तक उसे निगेटिव ही पहुंचाएगा। मन को खुद की बुद्धि नहीं है, मन सिर्फ एक वाहक है, वो न्यूट्रल है। देखिए, मन और इंद्रिय जुड़े हैं, शरीर और आत्मा एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इंद्रिय और मन जो कुछ भी एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे या एक दूसरे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वही शरीर तक या आत्मा तक पहुंचेगी। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इंद्रियों तक किस तरीके से मैसेज भेजें, इंद्रियों को किस तरीके से ट्रीट करें कि आत्मा, मन के पास पॉजिटिव थिंकिंग जाए और पॉजिटिव विचार जाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आत्मा पर हो और आत्मा का पॉजिटिव इम्पैक्ट, आत्मा का पॉजिटिव रिएक्शन फिर शरीर पे हो। दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि आत्मा का दूत जो है वो मन है और शरीर के जो दूत है वो हमारे इंद्रिय है। अगर हम इन दोनों दूत जो है, ये दूत है या दास है, इंद्रिय शरीर की दास है और मन आत्मा का दास है। अगर हम इन दास वही करेंगे जो हम लोग, जो इनको कहा जाएगा। अगर आप इनको गलत बताओगे तो ये अपने अपने मालिकों तक गलत ही जाएंगे। ये मैं वैद्यों से कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इंद्रियों और मन को अगर ठीक से ट्रीट करेंगे, पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे, तो मन और इंद्रिय के शरीर की तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही जाएगा, पॉजिटिव चिकित्सा ही जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, हम बहुत बार
कभी कभी व्यस्तता के कारण, कभी कभी पेशेंट को जल्दबाजी में ट्रीटमेंट या जल्दबाजी में रिजल्ट देने के इच्छा से हम मानस भाव को शायद कभी कभी छोड़ देते हैं। मैं सभी वैद्यों के बारे में नहीं कह रहा हूँ या सभी के बारे में, लेकिन अगर ऐसा होता है या क्रॉनिक डिसीजेस में या बहुत सारी पुरानी बीमारियों में, अगर हम इस फैक्टर को, इस विचार को अगर हम हमारे प्रैक्टिस में लाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फायदा होगा। यही मैं रुग्णों से कहना चाहूँगा, यही मैं पेशेंट से कहना चाहूँगा। अगर आप किसी दुर्धर बीमारी से पीड़ित है और अगर आप आपके मन में निगेटिव भाव ला रहे हैं तो याद रखिए आपकी आत्मा की तरफ निगेटिव ही इम्पैक्ट जाएगा और उसका जो रिफ्लेक्शन आपके शरीर पर है वो निगेटिव ही होगा। देखिए, एक हंसता खेलता हट्टा कट्टा इंसान रहता है, उसे अचानक एक दिन डॉक्टर टेस्ट कराते हैं और पता चलता है उसे फलाना फलाना बीमारी है और उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा बीमार होते जाता है, जबकि वो बीमारी तो उसके शरीर में पहले से थी, मगर तब तक मन को और आत्मा को पता ही नहीं था। तो वो पॉजिटिव मोड में थे, वो हेल्दी मोड में थे। जैसे ही मन को पता चला, इंद्रियों को पता चला, कर्मेंद्रियों को पता चला कि मुझे बीमारी है, उसने मन को मैसेज दे दिया कि यार मुझे तो बीमारी है। उस मन ने आत्मा को मैसेज दे दिया कि अरे यार वो बीमारी है, और आत्मा ने उसका रिफ्लेक्शन दे दिया कि अब मैं बीमार हूँ और अब मैं मरने वाला हूँ, और वही रिफ्लेक्शन बॉडी में आने शुरू हो गए। दोस्तों, ये इतना विस्तृत विषय है, पर इसे मैं ज़्यादा विस्तृत ना करते हुए संक्षेप में आपसे कहना चाहूँगा, आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम ले लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल बुक ले लीजिए, कोई भी मोटिवेशनल बुक या कंसेप्ट ले लीजिए, वो शिव खेड़ा जी का यू कैन विन हो, द सीक्रेट हो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो, विपश्यना हो, कोई भी दुनिया की साधना, कोई भी मोटिवेशनल बुक, कोई भी ऐसी हीलिंग पावर आपको इसी के बारे में, मन के शक्ति के बारे में ही डिस्कस करेगी। ये सारी लोग, ऐसा मैं ये मानता हूँ कि ये सारी नदियाँ हैं जो आकर मन रूपी इस अथान सागर में आके मिलती है। चिकित्सा करते वक्त मन का विचार होना, मन के विकारों का विचार होना और मन का इंद्रियों से संयोग का विचार होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर हम किसी पेशेंट को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से ट्रीट करें तो हम उसके दो स्तंभ तो जरूर मजबूत कर ही रहे हैं, और इन दो स्तंभों के साथ अगर हम मजबूत करें तो अपने आप उसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि तीसरा जो उसका स्तंभ है बुद्धि का, वो भी स्ट्रांग हो, सत्व का जो उसका स्तंभ है वो भी ये हो। ऐसे हम बहुत बार मानस दोषों का विश्लेषण तो करते हैं, सत्व, रज और तम, जबकि हम सबको पता है कि सत्व गुण का जब ह्रास होता है तो रज और तम गुण बढ़ जाता है और मानस विकार उत्पन्न होते हैं। मगर इन मानस विकारों के साथ साथ शारीरिक विकार भी वही से होना शुरू होते हैं। तो हम अगर इसे रिवर्स कर पाए कि पेशेंट के वात, पित्त, कफ और अन्य दोषों के साथ साथ अगर हम सत्व, रज, तम पर भी काम करना शुरू करें, हम बहुत बार रसायन चिकित्सा का इस्तेमाल हमारे ट्रीटमेंट में करते हैं, जिसे ब्रूहन चिकित्सा हो गई, या फिर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो हम उसे ब्रूहन चिकित्सा में अस्थि पोषक देते हैं। अगर रसक्षय है तो रसक्षय का रस पोषक औषधि देते हैं, या कोई भी धातु क्षय है तो हम धातु पोषक औषधि उसे देते हैं, या जिस दोष का क्षय या हुआ है या प्रकोप हुआ है हम उसे साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम इसी प्रकार मानस दोषों को भी साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी चिकित्सा ज़्यादा प्रभावशाली होगी और ज़्यादा चिरकाली होगी। हम और पेशेंट को रिलीफ भी लॉन्ग टर्म रहेगा, ना कि उसकी बीमारी ठीक होगी, उससे उसकी पूरी जिंदगी भी खुशहाल बनने में मदद होगी। मानस इस शब्द का आयुर्वेद में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट आया है। पहला कंसेप्ट
जिसे हम मानस कहते हैं, बहुत बार इस मानस को या मन को माइंड के साथ कंपेयर किया जाता है। एलोपैथी में जिसे माइंड कहा गया है, मगर आयुर्वेद में माइंड मानस एक बहुत विस्तृत इसकी परिकल्पना है। तो मानस के पर्यायी अर्थ में एक मूल मन जिसे हम कहते हैं, जो कि मैंने जैसे कहा कि जो कि दूत है आत्मा का, वो एक मन। सत्व भी कहा गया है, सत्व को मन का मूल आश्रित कहा गया है। और मन का संयोग कहा गया है कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, या प्रथम मासे कलनम जायते जब कहा गया है, पहला जब शुक्र और शोणित या जब मदर और फादर के इसमें मदर के संयोग के बाद मदर के इसमें जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तभी से मन जुड़ा होता है तो आदमी के मृत्यु तक। इस प्रकार मन को आयुर्वेद में कहा गया है, मन के बारे में इस प्रकार से व्याख्या की गई है। उसके बाद में चित्त, ये भी बहुत बार मन के बारे में ये शब्द आता है, मगर मैं चित्त का मतलब होता है स्पेसिफिकली कि वो स्पेसिफिक या विशिष्ट ज्ञान के लिए जब मन का उल्लेख किया जाता है तब उसे चित्त कहा जाता है। जैसा मेरा चित्त सुनने में था, मेरा चित्त देखने में था, तो इस वक्त जब मन का उल्लेख करना होता है तो उस वक्त चित्त इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में हृदय भी बहुत बार ये किया गया है, लेकिन हृदय का मतलब होता है कि मन की जो भावना है या मन के जो विषय है उसको जो ग्रहण करता है उसे हृदय कहा गया है, उसे हृदय कहा गया है। बहुत बार हम कहते हैं हृदय यानी याद करना, उसको रटना या स्मरण करना। तो इसीलिए जो मन के विषय को ग्रहण करता है वो हृदय, ऐसा भी कहीं कुछ ग्रंथों में मन से संबंधित हृदय ये शब्द भी आया हुआ है। तो बहुत बार मन को द्रव्य भी कहा गया है, क्योंकि आयुर्वेद और पदार्थ विज्ञान के अनुसार द्रव्य जो है उस जिस किसी भी चीज में गुण है, लक्षण है, कार्य है, उनको द्रव्य संबोधित किया गया है। मन के काफी गुण बताए गए हैं, अनुत्व, एकत्व ये गुण भी है, मन के कार्य भी है, संदेश वहन और कार्मुकता भी मन की है। तो इस संदर्भ में मन को द्रव्य भी माना गया है आयुर्वेद में, और मन को एक सुपर इंद्रिय या एक महा इंद्रिय भी माना गया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इंद्रिय की व्याख्या में दो प्रकार की इंद्रिय कहे गए हैं, सेंसरी और मोटर, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। लेकिन मन दोनों ही करता है, वो ज्ञान भी ग्रहण करता है इंद्रियों से और उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाने का कर्म भी करता है, यानी वो ज्ञान ग्रहण भी करता है और कर्म भी करता है। मन के काफी सारे कर्म हैं, जैसा किसी बारे में सोचना, ये भी मन का कर्म है। उस सोच को सही या गलत ठहराना, ये उसकी एक्शन, ये उसका कर्म है। अरे यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैंने उसे ऐसा कहना चाहिए था, उसे नहीं कहना, ये सारे मन में सोच रहे हो और उस पर आप डिसीजन भी दे रहे हो, उस पर आप एक्शन भी ले रहे हो। यानी एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, थिंकिंग भी है। तो इस प्रकार से मन को एक इंद्रिय भी माना गया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं मन के एकत्व के बारे में। आयुर्वेद में मन को एक कहा गया है कि मन एक होता है, लेकिन बहुत बार मन का बहुत्व भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। लेकिन वो मन का बहुत्व नहीं है, तो उसका मन का इंद्रियों के साथ जब संयोग होता है तो वो इंद्रिय अर्थ को कभी कभी मन का बहुत्व मान लिया जाता है। जैसा कि धी द्रुति स्मृति को हम जब अवलोकन करते हैं तो कर्णेंद्रिय से धारण की हुई चीज मन के द्वारा अवलोकन होके स्मृति में जाती है। तो बहुत बार उसके कर्णेंद्रिय के जो कर्म है या कर्णेंद्रिय से प्राप्त जो ज्ञान है, उसी वक्त चक्षुरेंद्रिय या त्वचा से प्राप्त जो ज्ञान है उसके संदर्भ में उसका बहुत्व कहीं कहीं कंफ्यूज करता है, या ऐसा लगता है कि मन बहु संख्या में है या मौन एक से ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं है।
आयुर्वेद में इसे स्पष्ट किया हुआ है कि मन एक है, मगर उसका अलग अलग इंद्रियों से जब संयोग होता है तब उसमें बहुत्व जैसे गुण दिखाई देते हैं। बट मन जो है वो एक ही होता है, और इस एक मन के इंद्रियों और मन के संयोग के बिना ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप साइकोलॉजिकली किसी को ट्रीट कर दो तो उसका पेन चला जाता है, जबकि हम उसे बहुत कोई खास ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। और बहुत बार हमारे मेडिकल टर्म में या मेडिकल लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में भी उसे हिस्टेरिक कह दिया जाता है, या फिर कह दिया जाता है कि अरे यार ये तो मानसिक है, ये तो रोते रहता है, दुखते रहता है, नाटक करता है। तो दोस्तों उस वक्त ऐसे प्रकार जो होते हैं वो इंद्रिय और मन का जो मिसकम्युनिकेशन है इनकी वजह से होता है। मेरा पर्सनली मानना है कि कोई भी बीमारी मन और इंद्रियों के असहयोग या असात्मता के बगैर नहीं हो सकती है। इनके कंफ्यूजन या इनके जिसको मिसकम्युनिकेशन कहते हैं उसके बगैर नहीं हो सकती है। दो बातें होती हैं कि मन किस आत्मा को, इंद्रियों का अर्थ या किसी भी चीज को अब आप कहेंगे कि हम अगर किसी पेशेंट को जख्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेन है, उसको इंजरी है, और हम उसको साइकोलॉजिकली अगर देंगे तो क्या वो जख्म ठीक हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसके शरीर पर तो चिकित्सा करनी ही करनी है, मगर अगर आप उस क्षति से पहुंचे हुए मानसिक आघात पर, उसके मन पर अगर आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस डालते हैं, उसके मन को भी अगर आप उसके साथ में एक पॉजिटिविटी देते हैं, तो निश्चित तौर पे वो जो इंजरी है, वो जो वहाँ पे हुई जो इंजरी है या जख्म है, वो जख्म भरने में आसानी होगी, वो जख्म जल्दी भरेगी कंपैरेटिव टाइम से। जितना एक्सपेक्टेड टाइम है उससे वो जल्दी भर सकती है। अगर वो, क्योंकि उसकी आत्मा अगर उसे ये कहने लगे कि आई एम गोइंग टू हील फास्टर, मैं जल्दी से ठीक हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपकी शरीर, आपकी इंद्रिय भी उस पर रिएक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी आपसे चर्चा का आज का विषय था कि हम मन को हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, कैसे हम उसे एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बारे में आप सब लोगों के क्या राय है, आप सब लोग क्या कहना चाहते हैं या क्या सजेशंस होंगे, इसके लिए आपके सजेशंस मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक इच्छा है तमाम वैद्यगणों से पूरे भारतवर्ष के कि फर्टिलिटी, पेन मैनेजमेंट, पित्त रोग, स्किन डिसीजेस, इन सारी चीज़ों पे तो बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और संध्याय संभाषाएं होती रहती है। मानस रोगों को और मानसिक इम्पैक्ट को, किस बीमारी में कितना मानसिक इम्पैक्ट हो और किस प्रकार से उसे ट्रीट किया जाए मानसिक तौर पे, शारीरिक ट्रीटमेंट के साथ, इस प्रकार का अगर कुछ काम, कुछ रिसर्च हम कर सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आयुर्वेद को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही। डॉक्टर स्वप्निल गावंडे का आप सभी लोगों को नमस्ते।